नमस्कार मित्रों, आज हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली यूनिट चल रही थी उसका लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम आपको लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, कक्ष में शिक्षक के निहितार्थ क्या हैं। ठीक है, इसमें हम आपको दो बिंदु बताएंगे, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कक्ष में शिक्षक के निहितार्थ। ठीक है, आपको सिलेबस में इंग्लिश में मिलेगा एम्प्लीकेशंस फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशंस। ठीक है, कक्ष के अंदर शिक्षक के लिए निहितार्थ क्या हैं। इसमें दो बिंदुओं पर हम बात करेंगे। एक तो है शिक्षा में उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता, और दूसरा हम बात करेंगे शिक्षक के लिए उपयोगिता, ठीक है। एक तो हो गया शिक्षा में उपयोगिता क्या रहेगी, और एक हो गया शिक्षक के लिए उपयोगिता क्या रहेगी। ये दो बिंदुओं से हम आपको पूरी चीज बताएंगे यहां पर। अब यहां से आपको पता है कि एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं, आपको यहां से जो कथन वाले सवाल बनते हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में जो विवरणात्मक सवाल बनते हैं वो यहां से आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आज की हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो कुछ भी मैटर बताया है सब कुछ आपको देख लेना है, क्योंकि हमने जीरो लेवल से बिल्कुल एक एक बिंदु को लेकर के हमने आपको क्लियर किया है। पहली यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी। सेकंड ग्रेड के सिलेबस को आधार बना के हम चल रहे हैं, उसी में आपका रीट का सिलेबस अपने आप कवर होता जा रहा है। मतलब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस इसमें पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा बिंदु रहेगा शिक्षा में उपयोगिता, यानी कि मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो लिखा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों से शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रयोगों ने अधोलिखित क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसंधानों तथा खोजों के शिक्षा में प्रयोगों ने एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता सिद्ध कर दी है। शिक्षा के अंदर हर क्षेत्र में, शिक्षा की हर मोड़ पर मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना मनोविज्ञान के शिक्षक पूर्ण नहीं माना जाता है। तो शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा भूमिका मानी गई है। अब यहां पर कुछ बिंदु हमने बताए हैं, तो उससे हम आपको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षा में उपयोगिता मानी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये क्या कहा जाता है मनोविज्ञान में कि अब जो शिक्षा है हमारी वर्तमान में वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी? बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित से तात्पर्य क्या है? बाल केंद्रित से तात्पर्य है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है, वो बालकों पर आधारित होना चाहिए। बालकों को देख करके बनाया जाना चाहिए, बालकों को मद्देनजर रख के बनाया जाना चाहिए। जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है, शिक्षा का स्वरूप जो है वो बाल केंद्रित हो गया है। यानी बालकों की इच्छाओं को ध्यान में रखना, ठीक है, उनकी रुचियों को ध्यान में रखना, बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, इस उद्देश्य को बना करके आगे बढ़ना। ठीक है, यही है हमारा क्या? बाल केंद्रित शिक्षा। यही कारण है कि शिक्षा को बालक के अनुरूप बनाया जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि शिक्षा में जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस तय किया जाता है, पेपर इत्यादि जो कुछ भी बनाया जाता है, वो बालकों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। वो सब बालकों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं हम। ठीक है, बालकों के स्तर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, बालकों की रुचि को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उपयोगिता को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये सब कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। और मनोविज्ञान यही कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा यदि है तभी हम बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यदि बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है तो उनका विकास कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला बिंदु, ये हमारा पहला बिंदु हो जाता है। सेकंड बिंदु है हमारा, देखिए, अनुशासन की धारणा। अनुशासन की धारणा से तात्पर्य है स्वानुशासन के गुणों का विकास करना। यानी बालकों के अंदर अपने अनुशासन के गुणों का विकास करना। स्व अनुशासन, यानी कि अनुशासन होना बहुत ही जरूरी होता है। हम जानते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। चाहे पढ़ाई की बात कर लो, चाहे किसी भी काम करने की बात कर लो, ठीक है, चाहे नौकरी करने की बात कर लो, सब जगह अनुशासन होना ही चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रवेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वानुशासन ही सच्चा अनुशासन है। अर्थात बालकों में अनुशासन ऊपर से लादना नहीं चाहिए, यानी बालकों के ऊपर जबरदस्ती अनुशासन लादने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ किया जाए कि वो ऑटोमेटिक उसको फॉलो करें। यानी कि प्रैक्टिकली ढंग से उनको इस चीज को सिखाया जाना चाहिए।
हम जानते हैं कि अनुशासित जीवन व्यतीत करने के गुणों का विकास होना ही चाहिए बच्चों के अंदर। यानी कि यदि कक्षा के अंदर टीचर नहीं है तब भी बच्चे अनुशासित रह करके पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है, तब भी वो अपने उद्देश्य से नहीं भटकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए अनुशासन। यहां पर केवल ये नहीं कि केवल कक्षा या स्कूल में ही अनुशासन रहे, अनुशासन जीवन के हर मोड़ पे होना चाहिए। ऐसा हमें बच्चों को सिखाना होता है, तो उनके अंदर स्वानुशासन की भावना क्रिएट करनी होती है। तो ये हमारा एक उपयोगी तथ्य यहां पर है। आगे देखिए, तो अगला बिंदु हमारा 3 नंबर है। देखिए, शिक्षा का स्वरूप। तो यहां पर इसका तात्पर्य है कि जो शिक्षा का स्वरूप है वो हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो कि बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, ठीक है, उसमें सैद्धांतिक कम लेकिन प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा होनी चाहिए। यही है शिक्षा का स्वरूप, यही मनोविज्ञान कहता है। क्योंकि बालक प्रैक्टिकली ढंग से जितना ज्यादा समझते हैं उतना सिद्धांतों से नहीं समझ सकते, सैद्धांतिक तरीका से नहीं समझ सकते। तो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा शिक्षा का स्वरूप हो, यह मनोविज्ञान कहता है। जैसे मान लो आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली ढंग से स्ट्रक्चर इत्यादि के माध्यम से यदि आप सिखाओगे, ठीक है, कहानी इत्यादि के माध्यम से यदि सिखाओगे तो उसका चित्र दिमाग में बन जाता है और निश्चित रूप से वो याद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे आगे चलिए, आगे है शिक्षण विधियों में क्रांति। बिल्कुल, शिक्षण विधियों में क्रांति से तात्पर्य है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा की परंपरागत जो शिक्षण विधियां हैं ना, उनको पूरी तरीका से बदल दिया है, पूरी तरीका से उनका सिस्टम चेंज कर दिया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार पृथक पृथक शिक्षण विधियों का प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। हम जानते हैं कि कक्षा के अंदर जैसे कोई भी क्लास है तो इसमें सभी तरह के बच्चे रहते हैं, कोई एक तरह के नहीं। इसमें सारे बच्चे कमजोर नहीं हो सकते हैं, सारे बच्चे होशियार नहीं हो सकते हैं, सारे बच्चे औसत नहीं हो सकते हैं, सभी तरह के बच्चे मिलते हैं क्योंकि हर बालक यूनिक होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए हम उनके अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, ऐसा मनोविज्ञान सिखाता है। मंदबुद्धि बालक भी हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी हो सकते हैं, पिछड़े बालक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, बालकों को ध्यान में रखिए। इस क्षेत्र में भी मनोविज्ञान ने क्रांति की है, यानी बहुत ही अहम कार्य किया है बच्चों के लिए इस क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए, अगला हमारा बिंदु है, इसमें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगला बिंदु है बच्चों हमारा, यहां पर देखिए, सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री यानी TLM आप कह सकते हैं। सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षा के अंदर काफी अहम भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि जैसे आपने कभी BEd STC इत्यादि में पढ़ाया होगा तो वहां पे आपसे कहा जाएगा कि चार्ट का प्रयोग करो, ग्राफिक्स का प्रयोग करो, पोस्टर्स का प्रयोग करो, ठीक है। इसके अलावा चलचित्र इत्यादि का प्रयोग करो, और भी बहुत सारी सामग्री होती है, इनका हम प्रयोग करते हैं। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि हमारा जो शिक्षण है वो रुचिपूर्ण हो जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, और जो हमारे लिए अच्छा लगता है, जिसमें हमारी रुचि क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो चीज अपने को समझ में आ जाती है और वो दिमाग उसको सेव कर लेता है। यही मनोविज्ञान है। सहायक सामग्री का प्रयोग उन बालकों के लिए वरदान सिद्ध होता है जो अपनी मंद बुद्धिता के कारण सूक्ष्म विचारों को सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो इन TLM या शिक्षण सामग्री के माध्यम से आसानी से सीख जाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए भी हम जैसे कि यात्राएं हैं, भ्रमण है, पिकनिक है, खेल कूद इत्यादि का आयोजन करते हैं, इससे भी उनको ज्ञान मिलता है, ठीक है। इस तरह आपको ये बात समझनी है। एक एक बिंदु को मैं व्यवहारिक तरीका से एकदम अच्छे उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि दिमाग में फिट हो जाएगा। आगे है अधिगम प्रक्रिया में सुधार। अधिगम की प्रक्रिया में सुधार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा बिंदु है। इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि सीखने में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं और शक्तियां काम करती हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज हम सीखते हैं, कुछ भी बालक सीखते हैं या सिखाते हैं, तो वहां पर हमारे मस्तिष्क में अनेक क्रियाएं काम करती हैं, ठीक है। अनेक मानसिक प्रक्रियाएं या शक्तियां काम करती हैं। करके सीखना आज की कक्षाओं में प्रमुख सिद्धांत बन गया है। यानी कि अधिगम के लिए सबसे जो अच्छा सिद्धांत है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाना जिससे कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार हो सके। सीखने के अनेक नियम हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक जी ने नियम बताए हैं,
ठीक है, 8 नियम उन्होंने बताए हैं। उन्होंने 3 नियम तो मुख्य और 5 नियम गौण बताए हैं। उनमें सब में यही बताया है कि कैसे बच्चों को सिखाना है। सीखने में दंड व पुरस्कार, सीखने की दशाएं आदि के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। तो ये सब हम अच्छे से इनको समझ पाते हैं। तो इस तरह आपको समझना है कि अधिगम प्रक्रिया में कैसे सुधार किया जाता है और इसमें मनोविज्ञान किस तरह से सहायता कर रहा है। आगे देखिए, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, आप जान रहे हैं कि इसमें सभी हमारे पक्ष आ जाते हैं। चाहे इसमें शारीरिक पक्ष की बात करो, चाहे मानसिक पक्ष की बात करो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी हमारा पक्ष हो, वो सभी पक्ष इसमें शामिल हो जाते हैं व्यक्तित्व के अंदर। अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों से बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं या जो क्षमताएं होती हैं उनका पता लगा करके, ठीक है, उनको उपयुक्त व्यवस्था करके उनका यथासंभव विकास किया जाना होता है। हम जानते हैं कि कोई भी बालक है, उस बालक के अंदर कुछ अंतर्निहित शक्तियां जरूर होती हैं, क्योंकि हर बालक यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होगी। शिक्षा के माध्यम से हम उस क्वालिटी को बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसका पता लगाएंगे और एक सही रास्ते की तरफ उसको विकसित करेंगे। उसमें हमारे लिए मनोविज्ञान सहायता करती है और इस तरह से हम बच्चे का विकास कर सकते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहले पता लगाना होता है कि बच्चे के अंदर कौन सी विशेषता है जो अन्य लोगों से भिन्न करती है। यह सब कार्य उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि अध्यापक के पास बालक से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं हो, बालक के बारे में जानकारी नहीं हो, और बालक के बारे में, अवस्थाओं के बारे में जानकारी मनोविज्ञान हमें देगा। इसलिए मनोविज्ञान ये सिखाता है सब कुछ। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मापन एवं मूल्यांकन या निर्देश। मापन एवं निर्देशन, मापन मूल्यांकन दोनों साथ में चलते हैं और यहां पर व्यावसायिक निर्देशन की बात है विशेष रूप से। ठीक है, यानी कि मापन और मूल्यांकन या फिर मापन एवं निर्देश। तो यहां पर हम जानते हैं कि शैक्षिक मापन और मूल्यांकन तथा शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन आज की शिक्षा प्रणाली की उल्लेखनीय प्रवृत्तियां मानी जाती हैं, उल्लेखनीय कार्य माने जाते हैं। मापन भी करते हैं हम, जैसे कुछ भी आपने पढ़ाया बच्चों को तो उसका मापन और मूल्यांकन हम करते हैं, वो भी जरूरी होता है, और निर्देशन भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर निर्देशन में विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक निर्देशन, यानी बालक पढ़ने के बाद में किस व्यवसाय की तरफ जा सकता है। ठीक है, बालक की रुचि किधर है उसका निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको निर्देशन दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के द्वारा हम बालक की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति या फिर उपलब्धि आदि का ज्ञान प्राप्त करके बालक को उपयुक्त व्यावसायिक निर्देशन या फिर शैक्षिक निर्देशन हम उसको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें बालक के बारे में जानना होता है, समझना होता है, बालक को पढ़ना होता है, उसके बाद में हम उसको निर्देशन दे सकते हैं, चाहे शैक्षिक निर्देशन हो चाहे व्यावसायिक निर्देशन हो। ठीक है, तो ये सब मापन या मूल्यांकन के द्वारा हम पता करते हैं। आगे देखिए, आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि 2 बालक हैं कक्षा के अंदर तो दोनों बालक एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, यदि 3 बालक हैं तो 3 बालक एक जैसे नहीं हो सकते, ये तीनों अलग अलग हैं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के बच्चों को सिखाएं, उनको पढ़ाएं, उसी तरह शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। एक ही तरीका से, एक ही ढर्रे से हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें सबको लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक बालक की मनोदैहिक विशेषताएं पृथक पृथक होती हैं, अलग अलग होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देती हैं, जिनके कारण एक ही प्रकार की शिक्षा सभी बालकों को समान सफलता से नहीं दी जा सकती या समान प्रकार से नहीं दी जा सकती। ये मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बालक के उद्देश्य को ध्यान में रख के उसको अलग अलग शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए शिक्षण की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इस तरह से हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पर आपको एक एक बिंदु को सरल तरीका से समझा रहे हैं। पूरा कोर्स आपको साइकोलॉजी का मिलेगा, इसके साथ साथ संस्कृत का मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ टॉपिक जैसे शिक्षण विधियां हैं और भी कुछ मोस्ट टॉपिक हिंदी के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला बिंदु है हमारा, इस तरह से आप समझ गए हो, तो यहाँ पे आप समझ गए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा पद्धति में क्या है। आगे चलिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से तात्पर्य है कि पढ़ाई के साथ साथ में जो हमारी अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं वो भी पढ़ाई के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। आपने एक कथन सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, और जब तक दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा कुछ याद नहीं होगा, कुछ पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते अच्छे से। आपका शरीर स्वस्थ तभी होगा जब आप खेल कूद में भाग लोगे, ठीक है, एक्सरसाइज इत्यादि में भाग लोगे, योगा इत्यादि में आप लोगे, प्राणायाम इत्यादि में आप शामिल होगे। तो कहने का मतलब हो गया कि ये सब आपकी क्या हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो पढ़ाई से इतर हैं, जिसमें आपकी अनेक क्रियाएं आ सकती हैं, जैसे कि खेल कूद है, नाट्य अभिनय है, भाषण प्रतियोगिता है, नृत्य संगीत कार्यक्रम है, ठीक है। ये सब कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में अतिरिक्त ऊर्जा क्रिएट होगी और उनका जो शरीर है वो स्वस्थ होगा, जिससे कि उनका मस्तिष्क अच्छा रहेगा और अच्छे से वो कार्य कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा बिंदु है 12 नंबर पे, छात्र शिक्षक संबंध, ठीक है। ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा जो आज के हिसाब से यदि देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो छात्र और शिक्षकों के बीच में जो एक संबंध है वो मित्रवत संबंध हम उसको कह सकते हैं, एक मार्गदर्शक का संबंध हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की जो शिक्षण पद्धति है वो बाल केंद्रित हो चुकी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक बगीचा होता है, बगीचे में माली होता है, माली पेड़ों को पानी पिलाता है, खाद बीज इत्यादि की व्यवस्था करता है, ठीक है, समय समय पर उनकी देखरेख करता है और वो अपने आप फलते फूलते बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि माली देखरेख नहीं करेगा, समय समय पर उनको पानी, खाद बीज इत्यादि की सही व्यवस्था नहीं करेगा, तो वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, उनमें कभी भी विकास नहीं होगा। यहां पर भी शिक्षक उसी माली की तरह काम कर रहा है और उस बगीचे के पेड़ पौधे हैं हमारे बच्चे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये संबंध है शिक्षक और छात्र के बीच का। आगे है समय सारणी निर्माण में परिवर्तन। समय सारणी निर्माण में परिवर्तन से तात्पर्य है कि जो समय सारणी है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। मनोविज्ञान के प्रवेश के कारण समय विभाग चक्र में छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि आप टाइम टेबल बनाओ तो उसमें एक पीरियड खेल का भी होना चाहिए। जो कठिन हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको पहले लिया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो स्टार्टिंग में जैसे स्कूल आते हैं तो वो तरोताजा रहता है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। लंच के बाद में कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिए जाने चाहिए जो मतलब थोड़े से आसान होते हैं, जैसे कि आप हिंदी ले सकते हो, सामाजिक ज्ञान ले सकते हो, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट। और गणित, अंग्रेजी, विज्ञान की बात करें तो ये आपकी स्टार्टिंग में होने चाहिए लंच से पहले। ये हमारा एक मनोविज्ञान सिद्धांत कहता है। अगला बिंदु है, देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अनुसंधान। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जब से मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ है तब से ही शिक्षा में अनुसंधानों के निष्कर्ष के आधार पर ही शिक्षा के व्यवहारिक पक्षों में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। यानी जो कुछ भी हम परिवर्तन कर रहे हैं तो वो एक रिसर्च के माध्यम से कर रहे हैं, शैक्षिक अनुसंधान के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। हम अनुसंधान करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर हमें ये परिवर्तन करना चाहिए, तो हम व्यवहारिक पक्षों में आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं, इसमें लास्ट बिंदु है शैक्षिक चिंतन के नए आयाम। शैक्षिक चिंतन के नए आयाम से तात्पर्य है कि शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश ने शैक्षिक चिंतन को नए नए आयाम दिए हैं, नए नए तरीका दिए हैं, ठीक है। यही कारण है कि आज के शिक्षा शास्त्री बाल अपराध, समस्यात्मक बालक, प्रोग्राम लर्निंग, विद्यालय विहीन समाज, भविष्य के समाज के लिए शिक्षा जैसी व्यवहारिक समस्याओं पर अत्यधिक रूप से चिंतन करने लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु हो जाता है। इस तरह कक्ष में शिक्षक के निहितार्थ में हमने शिक्षा में उपयोगिता क्या है मनोविज्ञान की, ये हमने जाना। तो इस तरह से हमारा एक बिंदु कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा बिंदु आता है इसी टॉपिक का, कक्ष में निहितार्थ वाला ही टॉपिक चल रहा है, उसमें दो बिंदु हमने बताए, शिक्षा में उपयोगिता और दूसरा है शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, तो उसको भी समझ लेते हैं साथ साथ में।
तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको पहला बिंदु कंप्लीट करवा दिया है, शिक्षा में उपयोगिता क्या है मनोविज्ञान की, हम आपको बता रहे हैं कक्ष में शिक्षक के निहितार्थ। अब दूसरा बिंदु इसी में है, शिक्षक के लिए उपयोगिता। अब शिक्षक के लिए उपयोगिता जो हमारा दूसरा बिंदु है, इसको भी समझ लेते हैं। इसी के साथ में हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दूसरा बिंदु देख रहे हैं, शिक्षक के लिए उपयोगिता। ठीक है, अब देखो शिक्षक के लिए उपयोगिता, इसमें सबसे पहले समझते हैं कि वही उपयोगिता किस तरह से होती है शिक्षक के लिए। तो यहां पर लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान विधायक तथा व्यवहारिक विषय होने के कारण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो केवल ये नहीं कि भाई व्यक्ति के लिए उपयोगी है, वो समाज के लिए भी उपयोगी है और व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है, तो दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी है। तो यहां पर विधायक विज्ञान से मतलब है पॉजिटिव, यानी कि मनोविज्ञान हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, पॉजिटिव सोच की तरफ चलता है। दूसरी बात है व्यवहारिक, यानी कि अप्लाइड मनोविज्ञान जो है हमारा वो अप्लाइड है, व्यवहारिक विज्ञान है। आपने जब विकास यात्रा पढ़ी थी तो लास्ट में कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, वॉटसन इत्यादि, थॉर्नडाइक, स्किनर आदि ने यही बात तो वहां पर स्वीकार की है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें एक एक बिंदु के हिसाब से। तो इसमें पहला हमारा बिंदु है, देखिए शिक्षक के लिए किस तरह से उपयोगिता है इसकी। पहला बिंदु है स्वयं का ज्ञान व तैयारी। स्वयं का ज्ञान व तैयारी, ये हमारा पहला बिंदु है। यानी स्वयं के ज्ञान के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति किसी कार्य को करने में तभी सफल होता है जब उस कार्य को करने की उसमें योग्यता हो, उसमें क्षमता हो, उसके अंदर रुचि हो और उसकी पूरी जानकारी हो, तभी वह उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम यदि शिक्षक हैं तो हमें मनोविज्ञान इत्यादि का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने में निहित स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है मनोविज्ञान के अनुसार। यानी स्वयं के अंदर स्वयं के बारे में जानता है, स्वयं के योग्यताओं के बारे में जानता है, इस तरह से। फिर एक स्किनर महोदय हैं, इस बात को स्किनर महोदय ने समर्थन करते हुए एक परिभाषा दी है। यह परिभाषा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यानी कि अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, इसके बिना अध्यापक पूर्ण नहीं माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा, अधूरा कहलाएगा। इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह पूर्ण होता है। हर डॉक्टर, हर टीचर शिक्षा मनोविज्ञान को अवश्य समझता है, मनोविज्ञान को जरूर पढ़ता है, क्योंकि इसी से हम बालक को समझ पाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार डॉक्टर पेशेंट को समझ पाता है, उसके भावों को समझ लेता है, इसी तरह शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चों को समझ करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षण रणनीति बनाता है, उसी के अनुसार अपनी व्यू रचना तैयार करता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, इस तरह से। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा बिंदु है बाल विकास का ज्ञान। देखिए, बाल विकास का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कक्षा के अंदर हम जानते हैं कि सभी अवस्थाओं के बालक होते हैं, अलग अलग स्थिति के बालक होते हैं, तो उनकी अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इन अवस्थाओं में बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विशेषताओं से टीचर परिचित हो जाता है, और जब इनका ज्ञान नहीं होगा तो वो इनसे परिचित नहीं हो सकता है। वह इन विशेषताओं को ध्यान में रख के अनेक अवस्थाओं के बालकों के लिए वह पाठ्य विषयों और क्रियाओं का चुनाव करने में सफल हो जाता है, उसको दिक्कत नहीं आती है, उसको पता लग जाता है कि इस स्तर के बालक हैं, शैशवावस्था के बालक हैं, बाल्यावस्था के बालक हैं, किशोरावस्था के बालक हैं, इनको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और किस लेवल तक का पढ़ाया जाना चाहिए, वो सब अपने आप ही समझ में आ जाता है उसके। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। आगे बिंदु है बाल स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान। बाल स्वभाव का हमें पता होना चाहिए और व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। इसका यहां पर मतलब है सीधा सा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापक को बालक के स्वभाव और व्यवहार से अवगत कराता है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो बालक के स्वभाव के बारे में बताएगा और बालक के व्यवहार के बारे में बताएगा। जब आप बाल विकास पढ़ोगे
तो आपको बालक के स्वभाव के बारे में पता लगेगा कि भाई शैशवावस्था का बालक कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल करके बाल्यावस्था में जाता है तो वहाँ किस तरह का हो जाता है, किशोर अवस्था में किस तरह हो जाता है, ये सब मनोविज्ञान ही तो बताएगा आपको। तो मनोविज्ञान की सहायता से ही हमें पता चलता है, ठीक है। ऐसे इन दोनों बातों के आधार पर, यानी कि स्वभाव और व्यवहार के आधार पर बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेग होते हैं। यानी कि बालक का जैसा स्वभाव होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, उसी तरह उसके अंदर मूल प्रवृत्ति और संवेग उत्पन्न होते हैं। अध्यापक विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के संवेगों से परिचित होने के कारण उनका अधिक उत्तम शिक्षण और निर्देशन करने में सफल हो जाते हैं। जब बालक को अच्छे से समझ जाते हैं मान लो शिक्षक, तो उसको और ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, और ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, और ज्यादा अच्छा उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और ज्यादा अच्छे से उसको निर्देशन दे सकते हैं। इसलिए हमें बालक के स्वभाव को जानना होता है, व्यवहार को जानना होता है, और इसमें हमारी मनोविज्ञान सहायता करती है। ऐसे तो हमारा बालकों का चरित्र निर्माण। बालकों का चरित्र निर्माण से तात्पर्य है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालकों के चरित्र निर्माण में भी सहायता करती है। हमारी टीचर के लिए वो सहायक होती है मनोविज्ञान चरित्र निर्माण करने में। यह शिक्षक को उन विधियों को बताता है, उन तरीकाओं को बताता है जिनके प्रयोग करने पर छात्रों में नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। जैसे मान लो कि बालक ने कोई अच्छा काम किया, जैसे कि उसको रास्ते में कोई सामान मिल गया, उसने ला करके टीचर को दे दिया, तो उसको हम शाबाशी देंगे, पुरस्कार देंगे, उसकी सबके सामने मतलब प्रशंसा करेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। आपने चुपचाप रख लिया, कुछ नहीं कहा उससे, चलो ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे तो फिर बच्चे के अंदर मतलब ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा उसका। अगली बार जब कुछ उसको सामान मिलेगा तो इतनी उत्सुकता से वो नहीं देगा। तो ये मनोविज्ञान कहता है कि उसकी प्रशंसा करिए, सबके सामने तालियां बजवाइए। तो यही तो तरीका है, धीरे 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 उसमें नैतिक गुणों का विकास हो जाएगा ऐसे, और चरित्र का निर्माण धीरे धीरे ऐसे ही नींव लगती है। आगे है बालकों की आवश्यकता का ज्ञान। इसका मतलब है कि आवश्यकता पूर्ण होने पर बच्चा संतुष्ट हो जाता है। तो आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए हमें कि बालकों के लिए क्या आवश्यकता है, बालक किसकी मतलब आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, ठीक है। विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और किए जाने वाले कामों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, आत्म प्रशंसा की आवश्यकता होती है, प्रशंसा की आवश्यकता होती है। ये सब उनकी आवश्यकता हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बालकों की इन आवश्यकताओं से अवगत कराता है, उनको पता बताता है। तो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक को बालकों की इन आवश्यकताओं से अवगत कराता है, ठीक है। हम बालक की मनोस्थिति को देख करके, बालक के चेहरे को देख करके, उसके भावों को देख करके हम इन आवश्यकताओं को महसूस कर सकते हैं, यदि आपने मनोविज्ञान का ढंग से अध्ययन किया है तो। स्किनर महोदय ने कहा है कि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये उनकी एक परिभाषा है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान रहेगा तो हम व्यक्तिगत रूप से हम अपनी रणनीति बना सकेंगे और बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मनोविज्ञान की खोज ने यह मतलब स्पष्ट कर दिया है कि बालकों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें भी कहीं ना कहीं पर डिफरेंस मिलेगा, कहीं ना कहीं अंतर जरूर मिलेगा। शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालकों को शिक्षा देनी पड़ती है, एक जैसे बालक थोड़ी कक्षा में मिलेंगे आपको, सब तरह के मिलेंगे उसमें, तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना जरूरी है। आगे बालकों की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही सी बात है। तो इसके लिए क्या है, हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बालक के अंदर किस प्रकार के संवेग होते हैं, मूल प्रवृत्तियां उसकी किस तरह की होती हैं, क्योंकि मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां ही संपूर्ण व्यवहार की चालक होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना, वही हमारे संपूर्ण व्यवहार को चलाती हैं, वही हमारे संपूर्ण व्यवहार की ड्राइवर हैं, ऐसे आपको समझ लेना है, वही उसको चालक होती हैं ऐसे। क्योंकि मूल प्रवृत्तियां जिस तरह की होंगी वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में आ जाती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्ति किस तरह की होती है समझो आप। जैसे मान लो 1 साल का बच्चा है और वो अपने खिलौनों से खेल रहा है, ठीक है, मस्ती में आराम से खेल रहा है। अब आप गए उसके पास और आपने खिलौने छीन लिए, ठीक है। अब बताइए बच्चा जो कुछ करेगा, अब रिएक्शन जो करेगा वो उसकी मूल प्रवृत्ति होंगी, वो ओरिजिनल प्रवृत्ति होंगी उसकी,
वो नेचर है उसका ओरिजिनल, उसको कहेंगे मूल प्रवृत्ति। तो वो क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, ठीक है, मचल जाएगा, लेट जाएगा मिट्टी पे, और कुछ मिल गया तो वो उसको आपके दे सकता है। यदि उसके दांत हैं तो वो दांतों से काट सकता है आपको, ठीक है। इस तरह से वो गतिविधि करेगा, कुछ क्रियाएं करेगा। ये उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। जब हम मूल प्रवृत्तियों को जान जाएंगे कि भाई शैशवावस्था की क्या मूल प्रवृत्ति होती है, बाल्यावस्था में क्या होती है, किशोरावस्था में क्या होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा हम बच्चों को देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो मैकडूगल ने कहा है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण व्यवहार की चालक होती हैं। ये परिभाषा है मैकडूगल की, आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट परिभाषा है। आगे है इसमें, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विभिन्न विधियों के प्रयोग से हमें बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, और इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, हर पक्ष में मजबूत हो। इसके लिए हमें रणनीति बनानी चाहिए। आगे है कक्षा की समस्याओं का समाधान। बिल्कुल, कक्षा की समस्याएं जितनी भी हैं उनका समाधान करने में भी हमारी सहायता करती है। जैसे कि अनुशासनहीनता है तो उसको किस तरह से दूर किया जाए, बाल अपराध बालक हैं या पिछड़े बालक हैं तो उनको किस तरह से ठीक किया जाए, ऐसे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक है तो उनको किस तरह से ठीक किया जाए, ऐसे। तो ये सब हमारी जो समस्या है इनका समाधान। यहां पर प्रोफेसर सुरेश भटनागर जी ने एक परिभाषा दी है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की कक्षागत समस्याओं के मूल कारण समझने तथा समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की कक्षागत समस्याएं, यानी कक्षा के अंदर जो आने वाली समस्याएं हैं, ठीक है, उन कक्षागत समस्याओं के मूल कारणों को समझने में, यानी उनका मूल कारण क्या है, वो समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, उन कारणों को समझने में तथा समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। कौन? मनोविज्ञान। ये बात भटनागर जी ने कही है, ठीक है। बात स्पष्ट है, समझ गए होंगे आप। आगे इसमें और बिंदु हैं। अनुशासन में सहायता। अनुशासन में सहायता, बिल्कुल हमने कहा कि जैसे बच्चों को किस तरह से अनुशासित किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे तरीका हैं हमारे पास, ठीक है। जो बच्चा सबसे ज़्यादा बदमाशी करने वाला उसको मॉनिटर बना दीजिए, कुछ जिम्मेदारी उनको दे दीजिए, समय समय पर उनकी प्रशंसा कर सकते हैं आप, ठीक है। उनको थोड़ा सा गतिविधि में उलझाए रखें, उनको शैक्षिक कार्यक्रम आप बताते रहें, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, एक अनुशासित तरीका से उनको हम अनुशासित कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ रुचि के अनुसार शिक्षा देने से अनुशासन बन जाता है। तो हम बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास करें, बालकों की रुचियों को जानें, उनकी मतलब स्तर को जानें, उसके बाद में उनको उसी हिसाब से शिक्षा प्रदान करो आप, तो निश्चित रूप से उनमें रुचि हो जाएगी और अनुशासन उनमें बना रहेगा, कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे वो। आगे है उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। जब भी पाठ्यक्रम बनाया जाए तो उसकी उपयोगिता पर जरूर ध्यान दिया जाए कि उसकी उपयोगिता बालकों के लिए कितनी है, ठीक है, वो, और भविष्य में किस तरह से उसकी उपयोगिता हो सकती है, तो उसकी उपयोगिता पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। विकास की विभिन्न समस्याओं में बालकों की रुचियां हैं, प्रवृत्तियां और आवश्यकताएं उनकी भिन्न भिन्न होती हैं। मनोविज्ञान इन बातों का ज्ञान प्रदान करके अध्यापक को विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायता करता है। यानी कि अनेक प्रकार के जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक हैं उनका पाठ्यक्रम किस तरह से तैयार करना है, ये मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है इसमें। इस तरह से मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, हमें उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों के हिसाब से करना चाहिए, उनकी रुचि को देख करके करना चाहिए, उनकी आवश्यकता को देख कर करना चाहिए, बच्चों के लेवल को देख के करना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से, जैसे मान लो एक तरीका से बच्चा नहीं सीख रहा तो आप दूसरा तरीका अपनाइए ना। बच्चे में कमी नहीं है, अपने शिक्षण तरीका में कमी है, अपने विधियों में कमी है, आप अपना तरीका बदलिए। ऐसे आगे है मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन की बहुत सारी अलग अलग विधियां होती हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे को सिखाने के लिए। इसके विषय में मूल्यांकन की जो नई विधियां हैं इसके बारे में यहाँ पर स्किनर महोदय ने एक परिभाषा दी है। कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। ये बात तो स्किनर महोदय ने कही है, ठीक है। आगे है हमारा सामाजिकता का भाव विकसित करने हेतु, यानी कि बच्चों में सामाजिकता का भाव विकसित हो ऐसा हमें करना चाहिए। कैसे होगा?
यानी कि सामाजिक भावना विकसित किस तरह से हो सकती है। बच्चों में आपस में मतलब एक सामूहिक कार्यक्रम करवाइए, बच्चों को कहिए बैठ के आप ये काम करिए, आप ग्रुप में काम करिए, समूह में काम करिए। आप बच्चे बैठ के एक साथ मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, खाना खाएं तो एक साथ मिल के खा सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनमें सामाजिक भावना विकसित हो जाएगी। ठीक है, यहीं से समाज बनता है हमारा, यानी समूह जो होता है वही समाज है हमारा। तो बच्चों को हम ग्रुप में उनको सिखाएंगे, रहना, पढ़ना, लिखना, बातें करना, ये सब चीज़ सिखाएंगे, तो उसी से धीरे धीरे उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होगा। एक साथ नहीं होता, ये यहीं से निर्माण होता है। छात्रों के निर्देशन हेतु अब छात्रों को निर्देश दिया जाना चाहिए, उचित निर्देश, आवश्यकता को देख करके। ठीक है, बच्चों के हिसाब से निर्देश हमें देना चाहिए समय समय पर, और ये हमें मनोवैज्ञानिक तरीका से देना चाहिए। मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण हेतु बालकों का मूल्यांकन भी जरूरी होता है, उनके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी होता है समय समय पर। मूल्यांकन से क्या होता है कि हमने जो कुछ बच्चों को सिखाया है, जो कुछ भी हम उनको पढ़ा चुके हैं, उसमें कितना उन्होंने सीखा है, कितना अधिगम उनको हुआ है, इसका पता हमें मूल्यांकन से लगता है। ठीक है, उसके बाद हमें परीक्षण भी करना चाहिए बालकों का समय समय पर। ऐसे आगे है हमारा बिंदु विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान हेतु। देखिए, विशिष्ट छात्र से तात्पर्य है जो सामान्य से हटकर के कोई भी बालक है वो विशिष्ट बालक है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। उनके लिए हमें यहाँ पर अलग से कुछ समस्या समाधान के लिए कुछ हमें सोचना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बालक है जो विशिष्ट है, जैसे कि अन्य बालकों से थोड़ा कमज़ोर है या बहुत होशियार है, तो उसके लिए हमें थोड़ी रणनीति अलग तरीक़ा से सोचनी पड़ती है। ठीक है, तभी जाकर के समस्या का समाधान होगा, नहीं तो उसके लिए समस्या बनी रहेगी। जैसे मान लो 10 बालकों में 2 बालक ऐसे हैं जो बिल्कुल ही समझते नहीं है, बहुत उनको अच्छे से धीरे धीरे समझाओगे, 2-3 बार समझाओगे, आप बहुत सरल तरीका से समझाओगे, तब जाकर समझ में आएगा। और कुछ बच्चे होशियार हैं जो कि फटाफट समझ जाते हैं हिंट देते ही। तो अब बताइए, उनके लिए रणनीति अलग बनानी पड़ेगी। उनकी समस्या का समाधान तभी होगा जब उनको अलग तरीका से बताओगे, चाहे वो आप कैसे भी अतिरिक्त क्लास में बताओ या कैसे भी बताओ, लेकिन समाधान तभी होगा उसका। लास्ट है इसमें बिंदु अनुशासन स्थापित करने के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, और अनुशासन जीवन का एक अहम हिस्सा है। अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनुशासन स्थापित करने और रखने की अनेक विधियां बताता है। अनेक प्रकार की नवीन विधियां इसमें आ रही हैं। जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं, उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां बहुत कम हो जाती हैं। इसका मतलब है कि यदि हम बालकों में अनुशासन स्थापित करना चाहें, अनुशासित उनको करना चाहें, तो उनको हम शिक्षा रुचि के अनुसार दें। निश्चित रूप से अनुशासन अपने आप ही विकसित हो जाएगा। जब हम पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री में सुधार करते हैं, तब हम अनुशासन की समस्याओं का पर्याप्त समाधान कर देते हैं या उनमें अंत कर देते हैं, उनको हम धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी जो शिक्षण की रणनीति बनानी है, अपने जो शिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार करना है, वो बच्चों की रुचि के अनुसार क्रिएट करिए, बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रख के करिए। निश्चित रूप से अनुशासनहीनता खत्म हो जाएगी और बच्चे अनुशासित हो जाएंगे, उनमें स्वानुशासन की भावना विकसित हो सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह बालकों के लिए उपयोगी है, शिक्षकों के लिए उपयोगी है मनोविज्ञान, सबके लिए उपयोगी है। देखो, यहां लिखा है कि मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। यह बात बहुत ही कमाल की है। यानी शिक्षक की सफलता मनोविज्ञान का ज्ञान है। यदि मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो शिक्षक सफल नहीं हो पाएगा अपने काम में। ठीक है, यहां पर कुप्पू स्वामी जी ने क्या कहा है, देखिए, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, उसका इंप्रूव करता है, उसको उसके अंदर इंप्रूव लाता है। ठीक है, उसकी उन्नति में योग देता है। कौन? मनोविज्ञान। ठीक है, एक मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला शिक्षक आत्मविश्वास वाला होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास अलग ही झलकेगा। ठीक है, बालकों को पढ़ाएगा तो आत्मविश्वास के साथ पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी सहायता मनोविज्ञान करेगा, क्योंकि वो बालकों को जानता है, बालकों को समझता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान रखता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी रणनीति बनाता है। इसलिए उसके अंदर दिक्कत ही नहीं आती, कभी भी उसको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती है। यही बात तो कुप्पू स्वामी जी बता रहे हैं कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उन्नति में योग देता है, इंप्रूव करता है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस पहली यूनिट का ये लास्ट बिंदु हमने पढ़ा। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कक्ष में शिक्षक के लिए निहितार्थ क्या हैं,
ये हमारा बिंदु चलता है पहली यूनिट के अंदर। इसी के साथ में हमारी पहली यूनिट जो है सेकंड ग्रेड की वो समाप्त हो जाती है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बनेंगे उनका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज साथ साथ में हमारी चलती रहेगी टॉपिक वाइज, तो उसको आप जरूर देखना। और अब तक जो हमने मैटर बताया है उसको आप एक एक मैटर को, एक एक टॉपिक को जरूर देखते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप मनोविज्ञान को जीरो से समझना चाहते हैं तो हमारी स्टार्टिंग से आप देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर साइकोलॉजी एक आपको टैब मिलेगा, एक अलग से ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको साइकोलॉजी की क्लासें लगातार मिलेंगी, ठीक है। आपको क्रम से मिलेंगी वहां पे, उनको आप क्रम से देखते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम साइकोलॉजी का कोर्स करवाएंगे और संस्कृत का सेकंड ग्रेड और रीड का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे आपको। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से इसका रिविजन करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।